नमस्कार दोस्तों। रात के 9 बज चुके हैं और किताबें करती हैं बातें इस श्रृंखला की इस सप्ताह की अंतिम पुस्तक पर चर्चा करने के लिए हम फिर उपस्थित हैं एक और नई किताब के साथ। और इस बीच हमारे चारों तरफ जो भी कुछ चल रहा है, जो लॉकडाउन है, जो महामारी है, जो चारों तरफ से आ रही सूचनाएं हैं, वो अभी भी यथावत हैं। अभी भी बहुत सारी चीज़ें बदली नहीं, अभी भी नहीं लग पा रहा है कि ये लॉकडाउन बहुत जल्दी खुलेगा। 3 मई की जो एक समय सीमा है, उस समय सीमा से और कितना आगे जाएगा। यतीन्द्र मिश्रा जी आ चुके हैं, उनको नमस्कार। और आज हम इस श्रृंखला की तीसरी किताब पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं। और तीसरी किताब पर जब चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं तो बहुत सारे प्रश्न हमारे दिमाग में हैं उस किताब पर चर्चा करने से पहले। और उन प्रश्नों के उत्तरों में हमारे समय की बहुत सारे कठिनाइयों के उत्तर छुपे हुए हैं, जिसमें एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि कलाओं के बीच के अंतर संबंध किस प्रकार होने चाहिए, और कलाओं के बीच जो अंतर संबंध होते हैं वो संबंध कितने महत्वपूर्ण होते हैं और उनका क्या परिणाम नजर आता है। असल में जिस किताब पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वो किताब कलाओं के अंतर संबंध की ही किताब है। और इस तरह की किताबें या इस तरह के प्रयोग बहुत कम हो गए हैं धीरे धीरे। अब कलाओं के सामने एक बड़ी समस्या ये आ गई है कि कलाएं अपनी ही विधा में या अपने ही क्षेत्र में सफल नहीं है तो फिर बाहर और मुश्किल है। हमारे साथ अमेरिका से सुधाम ढींगरा जी जुड़ गई हैं, उनका भी स्वागत है। तो ऐसे में कलाएं एक दूसरे के साथ अंतर संबंध कैसे बनाएं और एक दूसरे के बीच में कैसे वो उस तरह की भागीदारी कर पाएं। मुझे याद पड़ता है पिछले 2 साल पहले की बात है। भोपाल में जो एक गुरुकुल है, संगीत का गुरुकुल, वहाँ पर गुंदेचा बंधुओं ने एक बहुत अच्छा आयोजन किया था। उनमें से एक तो अब नहीं रहे, दोनों भाइयों में से गीताश्री जी आ गई, उनका स्वागत है। और एक बहुत अच्छा आयोजन गुंदेचा बंधुओं ने अपने गुरुकुल में किया था। और वो आयोजन इस तरह का किया था कि गीताश्री जी आपकी भतीजियों द्वारा किया गया बैकग्राउंड है, आपसे काफ़ी सीखा है उन्होंने, कि वहाँ कलाओं के बहुत सारे अंतर संबंध वहाँ हमें देखने को मिले थे। गुंदेचा बंधुओं ने वहाँ पर काव्य पाठ रखा था, वहाँ पर रेखा चित्र की प्रदर्शनी रखी थी, पेंटिंग्स की प्रदर्शनी रखी थी, और जिसे कहते हैं कि मूर्तिकला की प्रदर्शनी रखी थी। और रात को गुंदेचा बंधुओं ने सामने जमीन पर बैठकर सारे कवियों को सुना था। मैं भी उन कवियों में शामिल था। और उमाकांत गुंदेचा जी और रमाकांत गुंदेचा जी सामने फर्श पर बैठे और सुन रहे थे। तब और उनके सारे शिष्य, जो संगीत के शिष्य हैं, वो सब बैठकर उन कविताओं को सुन रहे थे। और जिनमें भोपाल के सभी महत्वपूर्ण कवि वहाँ उपस्थित थे और सबने अपनी अपनी प्रतिनिधि रचनाओं का वहाँ पाठ किया था, जिसमें रमेश चंद्र शाह जैसे दिग्गज आलोचक और कवि भी मौजूद थे। विनोद भारद्वाज जी, आपकी किताब भी गली कासिम जान भी बस अगले हफ्ता या उसके अगले हफ्ता उसका क्रम आना है। और आज हम एक और महत्वपूर्ण पुस्तक जो लगभग आपके जैसी ही किताब है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो गुंदेचा बंधुओं ने जो काम किया था वो कलाओं की अंतर संबंध डेवलप करने का काम था कि एक संगीत का शास्त्रीय घराना कवियों को बुलाए और वहां मंच पर बिठाकर अपने जो शास्त्रीय संगीत के शिष्य हैं उनको ये सुनाया जाए कि ये कविताएं हैं, या उनको चित्रकारी दिखाई जाए। ये जो कलाओं के बीच के अंतर संबंध हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमने जो एक गलती की है पिछले जिसे कहते हैं 4-5 साल में, हमने एक बड़ी गलती ये की है कि कलाओं के बीच के अंतर संबंधों के विकास पर कोई बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मैं अगर लेखक हूं तो मैं अपने लेखन में लगा हुआ हूं, वो अगर शास्त्रीय गायक हैं तो वो अपने काम में लगे हुए हैं, कोई चित्रकार है तो अपने काम से लगा हुआ है।
हमने कभी एक दूसरे के साथ बैठकर मंच साझा नहीं किए और एक दूसरे की विधाओं में आवाजाही नहीं की। हम टहलते हुए कभी शास्त्रीय संगीत की महफिल में नहीं गए और कोई शास्त्रीय संगीत वाला टहलते हुए हमारी किताबों की महफिल में नहीं आया। तो ये जो एक दूसरे के प्रति अजनबीपन का जो भाव आ गया है। अमेरिका से अनूप भार्गव जी जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है अनूप दा आपका। तो इसके कारण ही हमारे इस समय में जो बहुत सारी परेशानियां वो इसी कारण पैदा हो गई हैं। तब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बीड़ा उठाते हैं कि इस आवाजाही को फिर से शुरू किया जाए और इस आवाजाही के सेतु पे जो कुछ ईंटें उखड़ गई हैं, कुछ खंभे उखड़ गए हैं, उनको दुरुस्त किया जाए और फिर से आवाजाही शुरू की जाए कि वहां से यहां लोग आए, यहां से वहां लोग जा पाएं। यतीन्द्र मिश्र एक ऐसा ही नाम है जो पिछले 4-5 सालों से केवल इसी चिंता में लगे हैं कि कैसे संगीत और साहित्य के बीच के पुल को फिर से ठीक करके उस पर आवागमन शुरू किया जाए। ये बहुत जरूरी काम है और पिछले कुछ समय में जो मूल रूप से वो जो उनकी कविताएं हैं वो हमें पढ़ने को नहीं मिली हैं। वो लगातार इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। लता सुरगाथा एक अद्भुत किताब है जिसके लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार मिला, नेशनल अवार्ड मिला भारत सरकार की तरफ से। और लता मंगेशकर को जानने के क्रम में वो एक संपूर्ण किताब है। उसमें जो मैं उसे कई बार समीक्षा में भी ये बात लिख चुका हूं कि लता सुरगाथा को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसको जगह मिलना चाहिए कि ये संभवतः सबसे बड़ा साक्षात्कार है। इतना बड़ा साक्षात्कार मुझे नहीं लगता कि लिया गया होगा किसी का किसी से। और उसमें लता मंगेशकर से ऐसे ऐसे प्रश्नों के उत्तर यतीन्द्र मिश्र ने निकलवा लिए हैं जिनसे पूछते हुए भी लोग अभी तक डरते रहे। तो एक साक्षात्कारकर्ता के रूप में उनकी ईमानदारी और उनका समर्पण दिखाई देता है कि वो लता मंगेशकर से हर पहलू पर चर्चा कर लेते हैं। किताब वो बहुत भारी भरकम, बहुत मोटी किताब है, लेकिन लता मंगेशकर के चाहने वालों के लिए तो वो एक उपहार है, बहुमूल्य उपहार है। मैंने भी पढ़ा उसको और उस पर लिखा भी। और फिर उसी दौरान यतीन्द्र मिश्र से मेरा परिचय हुआ। एक कवि के रूप में उनको पहले से जानता था, लेकिन ये एक नया चेहरा उनका जो सामने आया जो मुझे बहुत सुखकर लगा, बहुत सुखकर लगा, क्योंकि वो साहित्य और संगीत के बीच के सेतु के रूप में मुझे दिखाई दिए। यतीन्द्र मिश्र जिनकी एक पहचान वो हमेशा छुपाते हैं कि उनका पूरा नाम यतीन्द्र मोहन प्रताप मिश्र है और यतीन्द्र मोहन प्रताप मिश्र कुंवर यतीन्द्र मोहन प्रताप मिश्र है, क्योंकि वो अयोध्या की जो रियासत है उसके राजकुमार हैं और राज परिवार से संबंधित हैं। लेकिन पहली बार राज परिवार से संबंधित कोई व्यक्ति मुझे ऐसा देखने में आया जो हर जगह अपनी उस पहचान को छुपाने की कोशिश करता हो और कहीं भी वो अपनी डायनेस्टी के उस पूरे तामझाम को लेकर उपस्थित नहीं होते हैं। और लखनऊ में जब उनसे मेरी मुलाकात हुई तो वो सिंपल खुद गाड़ी ड्राइव करते हुए वहाँ पहुँचे थे जहाँ हम लोग ठहरे थे और उनसे मिलकर उनसे बातें करते हुए कहीं नहीं लगता कि आप किसी रियासत के राजकुमार से बात कर रहे हैं। हालांकि वो सचमुच राजकुमार हैं, लेकिन ये राजकुमार रियासत वाले राजकुमार नहीं हैं। वो सचमुच जब जिससे मिलते हैं तो उसके दिल पर कब्जा कर लेते हैं, तो इस मायने में वो राजकुमार हैं। मैं अगर अपनी ही कहूँ तो लखनऊ में कार्यक्रम के बाद जब हम लोग बैठे कहीं चर्चा कर रहे थे, मैं यतीन्द्र जी थे और 2-3 साहित्यकार और भी थे। उस समय 3 से 4 घंटे मैं तो कम से कम अपनी जिंदगी में पहली बार 4 घंटे लगातार हंसा। यतीन्द्र मिश्र जी ने मुझे सांस लेने का भी अवसर नहीं दिया और जिस तरह की बातें और जिस तरह की उनकी हाजिर जवाबी है उसका मैं मुरीद हो गया कि कोई भी चीज़। भगवान दास मोरवाल जी वहाँ उपस्थित थे, सत्यानंद निरुपम जी उपस्थित थे और उस चर्चा में वो भगवान दास मोरवाल जी अगर एक बात रखते थे तो और जिस तरीके से उसका जवाब यतीन्द्र मिश्र की तरफ से आता था वो हाजिर जवाबी मुझे मोह लेती है और मैं बरसों बाद 3-4 घंटे तक लगातार हंसता रहा। लेकिन आप
उसी व्यक्ति का एक दूसरा पक्ष देखते हैं कि वो लता सुरगाथा जैसी एक महत्वपूर्ण, इतनी गंभीर किताब लेकर सामने आते हैं। तो एक व्यक्ति को जब आप जानना चाहें तो उसको कई तरह से देखना पड़ता है। आपको आप सीधे सीधे नहीं देख पाते। गीताश्री जी, आप मुझसे सहमत हैं कि यतीन्द्र मिश्र जो हैं वो दिल के राजकुमार हैं, हम सबके प्रिय हैं। और सही आपने लिखा है कि पूरी रात आप इनसे बात कर सकते हैं। उस रोज हमने 2 बजे तक बात की थी और 2 बजे के बाद भी ऐसा लग रहा था कि ये चर्चा का क्रम अभी खत्म ना हो, कुछ देर और हंस लिया जाए, क्योंकि कल से फिर काम में लगना है और फिर हंसने का पता नहीं, या तो दीवाना हंसे या तू जिसे तौफीक दे। तो वही बात है। तो यतीन्द्र मिश्र के कई सारे पहलू हमारे सामने खुलते हैं। किताबें देखें तो ऐसा महत्वपूर्ण कार्य है, ऐसा महत्वपूर्ण कार्य वो कर रहे हैं कि उसके लिए बोलने को शब्द भी कम पड़ जाएं। और सौजन्यता, विनम्रता और जमीन से जुड़े होने का भाव देखें तो ऐसा लगता है जैसे कोई हमारा परिवार का व्यक्ति है, जिससे हम रोज मिलते हैं, जबकि मेरी वो पहली मुलाकात थी। तो ये बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होती हैं। जब किसी व्यक्ति को आप देखते हैं, जब किसी व्यक्ति को आप जानते हैं, तो उसके व्यक्तित्व की हजारों खिड़कियां हैं। आपको एक एक करके सारी खिड़कियां खोलनी पड़ती है, तब पूरा व्यक्तित्व दिखता है। जिसको भी देखना तो कई बार देखना। तो वो जो कई बार देखने का शायर कहता है, वो इसीलिए कहता है कि पहली बार हो सकता है आपने किसी एक झरोके में से उस व्यक्ति को झांक कर देखा हो, लेकिन अभी कई झरोके खुलने बाकी हैं। यतीन्द्र मिश्र जी ने अभी जो किताब लेकर आए हैं, प्रत्यक्षा जी आ गई हैं, उनका स्वागत है। हमारे समय की एक बहुत महत्वपूर्ण शायरा नुसरत मेहदी आ गई हैं, उनका भी स्वागत है। यतीन्द्र मिश्र जी जो नई किताब लेकर आए हैं, वो जैसे जयपुर का हवा महल जिन लोगों ने देखा है, उसमें ढेर सारी खिड़कियां हैं, और वो सारी खिड़कियां खोल कर जब आप देखेंगे तब आपको समग्र दिखता है। इस नई किताब में उन्होंने एक व्यक्तित्व के सारी खिड़कियों को खोलने की कोशिश की है कि उन सारी खिड़कियों के पार वो व्यक्ति कैसा था, और उस व्यक्ति की जिंदगी कैसी थी, उसकी कला कैसी थी, और उस जिंदगी और कला के बीच में उस व्यक्ति का अपना जीवन कैसे चलता था। और उन सब के बीच में ये जरूर देखने की कोशिश की है कि मनुष्यता कहां तक थी। यतीन्द्र मिश्र की लता सुरगाथा में भी मुझे एक चीज बहुत शिद्दत से दिखाई देती है कि यतीन्द्र मिश्र लता मंगेशकर से बात करते हुए भी इस बात पर बहुत फोकस होकर बात करते हैं कि वो उन पहलुओं पर जरूर जाएं जहां से लता मंगेशकर की मनुष्यता दिखाई देती हो, जिस जगह पर खड़े होने से पूरी मनुष्यता दिखाई देती हो। क्योंकि हम लोग आदमी से मनुष्य होने के जो क्रम में ही कलाकार होते हैं, और हम उसी क्रम में जैसे जैसे हम बेहतर मनुष्य होते जाते हैं, वैसे वैसे हम बेहतर कलाकार होते जाते हैं। एक बहुत अच्छा मनुष्य होने का मतलब है एक बहुत अच्छा कलाकार भी हो जाना, और जब तक आप बहुत अच्छे मनुष्य नहीं हो सकते, तब तक आप बहुत अच्छे कलाकार नहीं हो सकते। यतीन्द्र मिश्र की ये जो चिंता है, जो लता सुरगाथा में दिखाई देती है, कि वो लता मंगेशकर की मनुष्यता को देखने के लिए अलग अलग प्रश्नों की खिड़कियों से उनका मन खोलने की कोशिश करते हैं। मंजू शर्मा जी, आपका स्वागत है। और इस नई किताब में भी एक ऐसी कलाकार जो हमारे समय की बहुत बड़ी कलाकार हैं, और जिनका नाम बरसों तक आदर से लिया जाएगा, जिनके लिए लता मंगेशकर इस किताब में लिखती हैं कि मैंने उनके एक गाने को सुनने की फरमाइश रेडियो पर ये इस लालच में भेजी थी कि रेडियो पर जब उनका नाम लिया जाएगा तो उसके साथ मेरा भी नाम आएगा कि लता मंगेशकर इस गाने को सुनने की फरमाइश करती हैं, फरमाइशी प्रोग्राम में। तो सोचिए कितने बड़े व्यक्तित्व पर किताब लिखी होगी। किताब पर आने से पहले मैं ये जरूर बात करना चाहता हूं कि एक लंबा समय जो भारत में रहा है, वो ये रहा है कि कला की सारी विधाएं जो हैं वो राज्याश्रय होती थी, राज्य के आश्रय पर कलाएं होती थी सारी की सारी। एक कलाकार बहुत मस्त मौला होता है, वो फकीर टाइप होता है, और वो जिसे कहते हैं मलंग होता है, उसे
उसे पैसों से, उसे अर्थ से और उसे इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं होता। उसके लिए केवल अपनी कला महत्वपूर्ण होती है। लेकिन चूंकि हर कलाकार का एक परिवार होता है और हर परिवार के पास में एक पेट होता है जिसको भरना होता है। तो लंबे समय तक भारत में ये हुआ है कि कला की विधाओं में सारे कलाकारों को राज्याश्रय दिया जाता था कि राज्य की तरफ से पेंशन होती थी, वजीफे होते थे और वो सब उन्हें मिलता था कि वो केवल कला की सेवा कर सके, बाकी सब राजा का जिम्मा है। तो चूंकि जैसा मैंने बताया कि यतीन्द्र मिश्र जी अयोध्या रियासत के राजकुमार हैं, राज परिवार से संबंध रखते हैं, तो उन्होंने संगीत के प्रति राज परिवारों के उस रिश्ते को उन्होंने देखा है, महसूस किया है और संभवतः कहानियों में या अपनी आंखों से भी देखा होगा कि किस प्रकार कलाकारों का राज दरबार में या राज परिवार में सम्मान किया जाता था और कितने आदर के साथ उनके साथ व्यवहार किया जाता था। और मुझे लगता है कि यतीन्द्र मिश्र जब इस तरह की किताबें लेकर सामने आ रहे हैं तो वो भी एक तरह से अपने परिवार की उस परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं जिस परंपरा में राज परिवार को कलाओं के पोषण की जवाबदारी दी गई थी। रूप बदला है, थोड़ा सा तरीका बदला है, लेकिन काम नहीं बदला है। काम लगभग वही का वही है। पिछले वर्ष वाणी प्रकाशन से एक किताब प्रकाशित होकर सामने आई और लता सुरगाथा पढ़ने के बाद मेरी उत्सुकता बढ़ी हुई थी कि यतीन्द्र मिश्र की जो अगली किताब आ रही है वो किताब किस तरह की किताब है। और जब वो एक बड़ी शख्सियत को लेकर किताब लिख रहे हैं तो वो किताब किस प्रकार की किताब सामने आती है, इसलिए ये उत्सुकता बहुत हो जाती है हमको कि हम इस किताब को जल्दी से जल्दी पढ़ें। तो पिछले साल वाणी प्रकाशन से प्रकाशित होकर उनके संपादन में एक किताब आई है, अख्तरी सोज और साज का अफसाना। बहुत खूबसूरत कवर है और जिसके आवरण पर ही आप मुखपृष्ठ पर देखते हैं तो बेगम अख्तर की बहुत खूबसूरत तस्वीर यहाँ छपी हुई है, बहुत सुंदर सा आवरण है। जी हाँ, ये बेगम अख्तर पर केंद्रित और यतीन्द्र मिश्र द्वारा संपादित किताब है। बेगम अख्तर जो कि हम सब जो गज़ल के चाहने वाले लोग हैं, हम सब उन्हें श्रद्धा से सुनते हैं, प्रेम से सुनते हैं, इश्क से सुनते हैं और बहुत सारे भावों से सुनते हैं। केवल एक गज़ल की बात कर रहा हूँ। अभी तो जो उनकी बहुत सारी दूसरी गायकी उसकी तो चर्चा ही नहीं है। केवल गज़ल के चाहने वाले ही बेगम अख्तर के इतने दीवाने हैं कि अभी उनकी दूसरी विधाएं तो पीछे ही रह जाती हैं जो उनकी मूल विधाएं थीं। तो ये किताब बेगम अख्तर के पूरे व्यक्तित्व को आपके सामने जैसे खोल कर रख देती है और इसमें की हुई मेहनत दिखाई देती है। इसमें जो कुछ भी उन्होंने किया है वो दिखता है, वो साफ दिखता है और यतीन्द्र मिश्र को सलाम करने की इच्छा होती है कि इतनी मेहनत से एक किताब को संपादित किया है। इस किताब के पीछे की भावना जो है वो नमन के योग्य है। एक कलाकार जो 1974 में यानी कि लगभग 50 साल 45 साल पहले जो इस दुनिया से जा चुका है, जिस कलाकार से के ऊपर लिखने से अब कोई लाभ होने की संभावना नहीं है, लेकिन इतना बड़ा वो कलाकार हुआ है कि उस पर किताब आनी जरूरी है। पर ये दायित्व लेगा कौन, ये जिम्मेदारी लेगा कौन? तब मुझे लगता है कि इस किताब को लिखकर यतीन्द्र मिश्र ने, जो मैंने और गीता श्री जी ने भी जिसको सहमत किया कि वो दिलों के राजकुमार हैं, उन्होंने सिद्ध किया कि वो असल में कितने इमोशनल हैं, भावुक हैं कलाओं की आवाजाही के प्रति। अंजू शर्मा जी हमारे समय की एक बहुत महत्वपूर्ण कहानीकार जुड़े हैं, उनका स्वागत है। ये किताब 395 रुपये की किताब है और 276 पेज की किताब है। बहुत ठीक दाम में ये किताब है और इसमें जितनी सूचनाएं हैं, इसमें जितनी जानकारियां हैं बेगम अख्तर के चाहने वालों में, जैसे मेरे जैसे लोग तो वो लोग हैं जब बेगम अख्तर शायद जा चुकी थी उसके बाद पैदा हुए लोग हैं, तो
ऐसे समय में, जबकि हम मेरे जैसे लोग भी उनके दीवाने हैं, मैं भी जब उनकी गज़ल सुनता हूँ कि कुछ तो दुनिया की इनायात ने दिल तोड़ दिया, और या फिर ए मोहब्बत तेरे अंजाम पर रोना आया, तो हम लोग स्तब्ध होकर सुनते हैं। जब पहली बार ये गज़लें मुझे सुनाई गईं, मुझे बाकायदा सुनाई गईं ये गज़लें, तो मैं हैरत में था कि ये किस तरह की गायकी है। मैं जो उस दौर में जब मैंने सुनना शुरू किया था, तब जगजीत सिंह और चित्रा सिंह को सुना करता था, तब किसी ने मुझसे कहा कि गज़लें ये सुनो। तो वो बेगम अख्तर जो कि कई पीढ़ियों की पसंदीदा गायिका रहीं, गज़ल गायिका रहीं, उनके ऊपर इस तरह की किताब का संपादन करना और इस तरह की किताब का आना बहुत ज़रूरी है। मैं दोनों की प्रशंसा करता हूँ। जहाँ संपादक यतीन्द्र मिश्र प्रशंसा के पात्र हैं, वहीं वाणी प्रकाशन भी बहुत धन्यवाद का पात्र है, जिन्होंने इस तरह की किताब को अपने यहाँ से प्रकाशित किया है और इतने अच्छे तरीके से प्रकाशित किया है। और एक प्रकाशक की जो जवाबदारी होती है समाज के प्रति, अपने समय के प्रति, अपने साहित्य के प्रति, अपने सरोकारों के प्रति, उसे ऐसी किताबें प्रकाशित करके वो प्रकाशक पूरा करता है। सारे प्रकाशक जो होते हैं वो सब असल में हम लोग जो भी प्रकाशक है वो किताबें बेचेगा तो ही उसका प्रकाशन चलेगा, लेकिन उस बेचने के क्रम में कुछ ऐसी किताबें भी आती हैं जो मन की शांति के लिए छापी जाती हैं, जो मन के सुख के लिए छापी जाती हैं। बिकती तो हैं, लेकिन इनको छापने से पहले यह नहीं सोचा जाता कि ये बिकेंगी या नहीं बिकेंगी। लेकिन ये किताबें बिकती भी बहुत हैं और उसके बावजूद ये हमारे समय में एक मील का पत्थर गाड़ देती हैं ये किताबें। इस किताब पर चर्चा करने से पहले मैंने इतनी सारी भूमिका इसलिए बांधी है कि हम लोग एक ऐसे समय में आ गए हैं जहां पर हम प्रशंसा करने से थोड़ा बचने लगे हैं, कतराने लगे हैं, अच्छे कार्यों की सराहना करने से बचते हैं और धन्यवाद देने से बचते हैं, पीठ थपथपाने से बचते हैं, शाबाश कहने से बचते हैं। और इन सब के कारण होता ये जा रहा है कि अच्छे काम होना बंद हो रहे हैं। अमेरिका से लावण्या शाह जी जुड़ रही हैं, जो बड़े फिल्मी गीतकार पंडित नरेंद्र शर्मा जी की सुपुत्री हैं, उनका स्वागत है। तो ये जो चीज़ें हमने भूल गए हैं ना, शुक्रिया करना, धन्यवाद कहना और शाबाशी देना, इसके कारण ही ये होता जा रहा है कि हमारा समय धीरे धीरे बहुत ख़राब होता जा रहा है। तो मैं जब भी बात करने बैठता हूँ और मुझे कुछ ऐसा लगता है कि प्रशंसा करना चाहिए तो मैं करता हूँ। मैं सोचता हूँ कि अगर प्रशंसा करने से इस तरह की 2-4 किताबें और आने का सिलसिला बन सकता है तो ये प्रशंसा तो ऐसी है जो कि मेरे ही लाभ के लिए है, पाठकों के लाभ के लिए है। एक लेखक को आप क्या दे सकते हो इसके अलावा? एक लेखक जो तमाम मेहनत करता है, तमाम रातों को जागता है और एक किताब लिखकर आपके सामने रख देता है, उसको आप क्या दे सकते हो? उसको आप प्रशंसा दे सकते हो, उसको आप धन्यवाद दे सकते हो। और इस किताब के लिए यतीन्द्र मिश्र जैसे संपादक को आप गले लगाकर और बस अपने भावनाओं को मौन रहकर पहुंचा सकते हो। वो शुक्रिया, वो धन्यवाद, वो सब कुछ आपके मौन से पहुंच जाता है। लता सुरगाथा और इस किताब में तकनीकी रूप से बहुत अंतर है। लता सुरगाथा एक बड़ा साक्षात्कार है और उसमें थोड़ा सा पाठक को कसमसाने की जगह नहीं मिलती है, क्योंकि वो लगातार चलता हुआ एक साक्षात्कार है। इस किताब में इसमें ऐसी रोचक जानकारियां हैं, अलग अलग लोगों द्वारा इस तरह से जानकारियां दी गई हैं कि आप इस पुस्तक को पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको कसमसाने की भी का भी समय नहीं मिलेगा। कि आप जिन नामों को पढ़ते हैं कि अच्छा इसमें शुभा मुद्गल जी ने भी लिखा है, तो इसमें लता मंगेशकर जी ने भी लिखा है, इसमें ममता कालिया जी का भी लेख है, तब आपको ऐसा लगता है कि ये कितने अलग अलग तरह के लेखकों को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर खड़ा कर दिया है। संपादक के लिए सबसे ज़रूरी होता है कि जब वो संपादन करने के लिए निकलता है किसी किताब का या किसी पत्रिका का, तो वो अपने घर में सबसे मजबूत जो खूंटी होती है, जो कपड़ा टांगने की खूंटी होती है, उसको तलाश करे। ये मेरे जो संपादक में जो गुरु हुए, जो
समाचार पत्र के संपादन में गुरु रहे। जब मैं पत्रकारिता करता था तो वो संपादक थे और रात को बैठकर उनसे 1:30 बजे 2-2 बजे तक मेरी बहसें होती थी और वो बहुत सुनते थे मुझे। तो मैं एक बार उनसे पूछा कि आप मेरे जैसे नौसिखिए पत्रकार की ऐसी बहस और ऐसी बदतमीजियाँ आप सुन लेते हैं, ये और हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, आप तो संपादक हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि अब आप जो मैं बात कह रहा था कि जब आप संपादक बनते हैं किसी समाचार पत्र के, किसी पत्रिका के या किसी किताब के, तो आपके लिए सबसे पहला काम ज़रूरी ये होता है कि आप सबसे पहले घर में सबसे मजबूत खूंटी जो है कपड़े टांगने की, उसको ढूंढें, उसकी थोड़ी मजबूती चेक कर लें कि वो ठीक मजबूत है और उसके ऊपर अपने ईगो को टांग दें और बाहर निकल आएं। और जब तक आप संपादक हैं तब तक उस ईगो को वहीं टंगा रहने दें। इस किताब को पढ़ते समय महसूस होता है कि यतीन्द्र मिश्र ने अपने घर की सबसे मजबूत, अपने बल्कि राजमहल की सबसे मजबूत खूंटी पर अपने ईगो को रख दिया और उसके बाद लोगों के पास जाकर बेगम अख्तर के ऊपर आलेख मांगे। गीताश्री जी कह रहे हैं कि बेगम अख्तर को सुनने को मन हुआ। इस किताब को पढ़ते हुए मेरे YouTube पर पूरे समय बेगम अख्तर की गज़लें, उनकी ठुमरियाँ, उनके दादरा, वो सब बजते रहे और मैं पृष्ठभूमि में वो सब सुनता रहा और साथ साथ इस किताब को पढ़ता रहा। बेगम अख्तर की गायकी ऐसी है कि जब कुछ ना सुनने का मन हो तब भी उन्हें सुना जा सकता है, जब कुछ ना करने का मन हो तो बेगम अख्तर को सुन लें। तो ये इस किताब का संपादन जो है वो बहुत बहुत सुचिंतित तरीके से किया गया है। एक एक वो व्यक्ति जो बेगम अख्तर पर लिख सकता है, उसके पास जाकर संपादक ने इसके लिए सामग्री जुटाई है और वो सामग्री निश्चित रूप से तभी जुटाई जा सकती थी जब संपादक अपने ईगो को जरा सा हटा के अलग रखे। यहाँ तो हालांकि यतीन्द्र मिश्र वैसे नहीं है, लेकिन यहाँ तो लेखकीय संपादकीय ईगो के साथ साथ राज परिवार का भी ईगो होता है, जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि राज परिवार का ईगो तो उनमें कहीं से है ही नहीं। उसके बावजूद एक ऐसी किताब लिख लेना। बहुत अच्छे कहानीकार, मेरे बहुत प्रिय कहानीकार अनक शर्मा जुड़े हैं और उन्होंने कहा कि बेगम अख्तर की आवाज़ पीछे चलती रहती है कहानियों में। हिंदी कहानियों में अक्सर सबसे ज़्यादा किसी एक गायिका की गज़ल पृष्ठभूमि में बजने का जिक्र आता है तो बेगम अख्तर है, कि हर चौथी पांचवी कहानी में पता चलता है कि पीछे बेगम अख्तर बज रही हैं। गीताश्री जी इस पर मैं आगे बात करूंगा, देखा देखी तनिक हो जाए पर। पहले बात करते हैं इस किताब अख्तरी की। बेगम अख्तर पर लिखी गई एक समग्र और एक संपूर्ण किताब है। ऐसी किताब जिस किताब का आना बहुत ज़रूरी था, बहुत ज़रूरी होता है। और मैं गीताश्री जी की इस बात से सहमत हूँ कि ये किताब केवल शब्दों से लिखी गई एक किताब नहीं है, इसे संगीत से लिखा गया है। इसके एक एक शब्द में संगीत है, इसके एक एक वाक्य ऐसा लगता है जैसे गज़ल का मिसरा हो जो गूंजता हो। और इस तरह से इस किताब को लिखा गया है कि इस किताब को जब आप पढ़ते हैं तो कई बार पढ़ते पढ़ते आप आंख बंद कर कर सोचने लग जाते हैं कि इस किताब के बारे में और उन दृश्यों के बारे में जिन दृश्यों को ये किताब रचती है। और बेगम अख्तर का जो चित्र आपके सामने आता है, अनक शर्मा बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। संगीत की किताबों में ये सचमुच एक मील का पत्थर है और लता सुरगाथा से आगे की किताब है। मैं लता मंगेशकर के चाहने वालों को ये कहकर निराश नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि मैं तो लता मंगेशकर का बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। उसके बावजूद भी ये लता सुरगाथा से आगे की किताब है और इस किताब में बहुत मैच्योर संपादक का रूप यतीन्द्र मिश्र का सामने आता है और उस संपादक को गले लगाने की इच्छा होती है। अख्तरी सोज और साज का अफसाना यतीन्द्र मिश्र का बहुत खूबसूरत सा एक फ़ोटो खोलते से ही दिखाई देता है। इस किताब को यतीन्द्र मिश्र ने बहुत कुशलता से 4 खंडों में बांटा है। हालांकि 5 खंड हैं, एक खंड की उन्होंने जिक्र नहीं किया क्योंकि एक खंड उनका खुद का है, लेकिन इस पूरी किताब को उन्होंने 4 खंडों में बांटा है। पहला खंड, जिसको उन्होंने खंड नहीं माना है लेकिन मैं उसको मानता हूं, जिसमें भूमिका है अब छलकते हुए सागर नहीं देखे जाते।
सुधा जी, सुदाम ढींगरा जी कह रहे हैं कि यतीन्द्र मिश्र जी को वो केवल फेसबुक से जानती हैं। आप जब उन्हें मिलेंगी, जब आप उन्हें जान लेंगी, तो आप भी मेरी तरह उनकी प्रशंसक हो जाएंगी। मैं तो अभी भी उस लखनऊ की एक 3-4 घंटे की मुलाकात को अपनी स्मृतियों में उसी तरह से संजोए हुए हूँ और चाहता हूँ कि जल्दी से फिर मुलाकात हो और फिर उसी तरह से ये जो पिछले दिनों की परेशानियाँ, इसको हटाने के लिए कुछ और हंस लिया जाए, कुछ और कह लगा लिए जाए। तो एक भूमिका है अब छलकते हुए सागर नहीं देखे जाते, जिसमें यतीन्द्र मिश्र की भूमिका है। एक संपादक किस तरह से भूमिका लिखता है, किस तरह से संपादकीय लिखता है, वो यतीन्द्र मिश्र इसमें बताते हैं कि एक किताब की भूमिका किस तरह की होनी चाहिए। फिर अगला खंड है जिक्र उस परिवश का, जिसमें बेगम अख्तर के जीवन और संगीत पर आलेख हैं। आलेख सभी तरह के आलेख हैं, कुछ संस्मरणात्मक आलेख हैं, कुछ सीधे सीधे आलेख हैं, कुछ में जीवन परिचय है और कुछ में उनकी किसी एक फिल्म के बारे में या किसी एक दृश्य के बारे में चर्चा है। और इसमें बहुत बड़े नाम शामिल हैं। इस खंड में सलीम किदवई जी हैं, शीला धर जी हैं, शिवानी जी हैं, बड़ी उपन्यासकार, यतीन्द्र मिश्र स्वयं हैं, उनके 2-3 आलेख हैं इसके अंदर, इकबाल रिजवी साहब हैं और डॉक्टर रक्षंदा जलील हैं, कुणाल रे हैं, अनीश प्रधान हैं, सुशोभित सक्तावत हैं, डॉक्टर प्रवीण झा हैं जिन्होंने अभी बहुत अच्छी एक किताब दी है, हमारे समय की बड़ी कहानीकार ममता कालिया जी हैं, सुनीता बुद्धिराजा जी हैं, मोहित कटारिया जी हैं, मृत्युंजय जी हैं, सतीश टंकसाले जी हैं और नरेंद्र सैनी हैं। ये सब जिक्र उस परिवश का जो पहला खंड है उसमें शामिल हैं। इन नामों को सुनकर ही आप इस किताब के वजन का अनुमान लगा सकते हैं कि संपादक ने कितनी मेहनत से और कितनी शिद्दत के साथ में इस किताब के लिए काम किया है। दूसरा जो खंड है उसमें कुछ यादें हैं, कुछ संस्मरण हैं, कुछ टिप्पणियां हैं और कुछ दस्तावेज हैं जो सब बेगम अख्तर पर केंद्रित हैं। इसमें प्रकाश बढेरा जी हैं, सुशीला मिश्र जी हैं, संगीत महाभारती जी हैं, गजेंद्र नारायण सिंह जी हैं, मोहन नाडकर्णी जी हैं, बिस्मिल्लाह खां साहब हैं, योगेश प्रवीण हैं, लता मंगेशकर जी हैं, पार्थ चटर्जी जी हैं, योगेश प्रवीण जी हैं, प्रमोद द्विवेदी जी हैं, यूनुस खान जी हैं और गजेंद्र नारायण सिंह जी हैं, मालिनी अवस्थी जी हैं, हिमांशु वाजपेयी जी हैं, यतीन्द्र मिश्र जी स्वयं हैं, मिर्ज़ा शहाब शाह जी हैं, श्रुति सदोलीकर जी हैं, प्राण नेविल जी हैं, सतीश चोपड़ा हैं और शांति हीरानंद जी हैं, कोमुदी मुंशी जी हैं और नरहरि पटेल जी हैं। इंदौर के बहुत बड़े मालवी कवि नरहरि पटेल जी वो भी शामिल हैं। और फिर उसके बाद में शाम फिराक अब न पूछ, जो बेगम अख्तर की शिष्याओं से चर्चा है, जिसमें शांति हीरानंद जी हैं और रीता गांगुली जी हैं। और फिर उसके बाद में अहले उल्फत के हवालों पे हंसी आती है, चौथा खंड, जिसमें बेगम अख्तर से संवाद है आचार्य कैलाश चंद्र देव बृहस्पति जी का। और फिर शुभा मुदगल जी का बेगम अख्तर की गायकी का पाठ है। फिर उसके बाद बेगम अख्तर के रिकॉर्ड्स की सूची है, रचनाकार परिचय, अनुवादक परिचय है। इन अलग अलग खंडों में जो लेख दिए हुए हैं वो इतने सुचिंतित लेख हैं, इतने शानदार लेख हैं कि उनको जैसे जैसे आप पढ़ते हुए जाते हैं वैसे ही, जो मैंने कहा था कि जयपुर के हवा महल की एक एक खिड़की खुलती जाती है और बेगम अख्तर से आपका परिचय बढ़ता चला जाता है। बेगम अख्तर का पूरा जीवन वृत्त आपके सामने आने लग जाता है। इस किताब को जैसे ही आप खोलते हैं तो बेगम अख्तर की सबसे खूबसूरत जो तस्वीर है, जो अक्सर कई जगह छपती है, जिसमें वो तानपुरा लेकर बैठी हैं, वो सामने आती है। और फिर उसके बाद में भूमिका है, अब छलकते हुए सागर नहीं देखे जाते। बहुत अच्छे से उन्होंने भूमिका लिखी है, सारे लेखकों का परिचय दिया है और सबके ऊपर अलग अलग से चर्चा की है। इसके बाद में फिर ये किताब शुरू होती है सलीम किदवई जी के पहले ही आलेख के साथ, लखनऊ में बेगम अख्तर। 1914 से लेकर 1974 तक का ये 60 साल का सफर है। बेगम अख्तर उसी बात को सिद्ध कर देती हैं कि जीवन बड़ा होना चाहिए, लंबा नहीं होना चाहिए। एक 60 साल का जीवन का छोटा सा सफ़र है और उस 60 साल में वो सब कुछ
सब कुछ पाकर, सब कुछ करके, और एक मोहिनी आवाज़ की छोड़कर और अपने पीछे लाखों प्रशंसकों का एक हुजूम छोड़कर वो चली जाती हैं। ऐसी गज़लें जो बरसों बरस तक गुनगुनाई जाती रहेंगी, गाई जाती रहेंगी, सुनी जाती रहेंगी। अगर उस पूरे जीवन को जानना चाहें तो इसमें सारा सब कुछ मिलता है। फैज़ाबाद में उनकी माँ जो मुश्तरी बाई हैं वो तवायफ़ हैं, और उनकी बेटी हैं अख्तरी बाई फैज़ाबादी। एक तवायफ़ के घर पैदा हुई अख्तरी बाई फैज़ाबादी का बेगम अख्तर बन जाने तक का सफ़र, और बेगम अख्तर वो बेगम अख्तर जिनके लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू कुर्सी से उठकर खड़े हो जाते थे जब वो महफिल में आती थी, या और दूसरी सारी शख्सियतें उनके सम्मान में खड़ी हो जाती थी। तो मुझे लगता है कि यही वो संकेत है जो हमें समझने की ज़रूरत है कि जन्म से कोई महान नहीं होता, जन्म से कुछ भी नहीं होता। आप कहाँ पैदा हो रहे हैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आपका जीवन कैसा है उससे फ़र्क पड़ेगा। और आप जब आप समाप्त हो रहे थे, जब आप मृत्यु को प्राप्त कर रहे थे, जब आपका अंतिम समय आ चुका था, वहाँ से पीछे खड़े होकर आप जीवन को जब देखते हैं तो वो जीवन आपको किस तरह का दिखाई देता है, उससे तय होता है कि आप क्या रहे। एक तवायफ़ के घर जन्म ली हुई अख्तरी बाई फैज़ाबादी, जो कि जिनकी किस्मत में यही था कि वो भी तवायफ़ ही बनेंगी, लेकिन वो एक सफ़र शुरू होता है और वो सफ़र ख़त्म होता है एक ऐसी अजीम शख्सियत के रूप में जहाँ जाकर सब सर झुका देते हैं। और उस यात्रा की ऐसी जानकारी इस किताब में, जैसे सलीम किदवई जी का ही ये पहला ही आलेख है। ये पहला आलेख जो है ये लखनऊ में बेगम अख्तर, लखनऊ में उनका आना, फैज़ाबाद छोड़कर 1938 के आसपास वो लखनऊ आ जाती हैं। मुश्तरी बाई जो हैं वो लखनऊ आ जाती हैं फैज़ाबाद छोड़कर, और फिर लखनऊ ही उनका ठिकाना हो जाता है। लखनऊ में रहते हुए अख्तर मंजिल का बनना और अख्तर मंजिल से मतीन मंजिल तक उनका पहुंचना, ये पूरी यात्रा जैसे सलीम किदवई जी ने दृश्य के समान सामने उपस्थित कर दी है। इन सारे आलेखों में जो एक चीज़ बहुत अच्छी दिखाई देती है कि एक कलाकार का आत्मसम्मान और उसके अंदर जो अपने कलाकार के सम्मान का भाव होता है, वो बेगम अख्तर में कूट कूट कर भरा है कि वो अपने अंदर के कलाकार को कहीं झुकने नहीं देना चाहती हैं। वो चाहती हैं कि उनके अंदर का कलाकार अपनी पूरी रीढ़ की हड्डी के साथ खड़ा रहे। संतन को कहा सीकरी से काम, वो यहाँ दिखाई देता है। सब कलाकार तो एक से ही होते हैं, कोई भी विधा का हो, अगर उसके अंदर स्वाभिमान नहीं है, जो मैंने पहले कहा था कि मनुष्यता कलाकार होने की पहली शर्त है, स्वाभिमान कलाकार होने की दूसरी बड़ी शर्त है। आप मनुष्य हैं और स्वाभिमानी मनुष्य हैं तो आपकी कलाकार बनने में बहुत मुश्किल नहीं है। और ये एक स्वाभिमानी मनुष्य की कहानी है अख्तरी। और इसको पढ़ते हुए जब आप इसमें देखते हैं कि बेगम अख्तर, ये जो पहला खंड है जिक्र उस परिवश का, इसमें जिन जिन लोगों ने लिखा है उन्होंने अलग अलग पहलुओं को उजागर किया है। किसी ने ये बताया है कि वो किस प्रकार से वो जो पहला पेशा था जिसमें कि वो तवायफ़ के घर से थी, तो वो सब खड़ी बैठकें और बैठी बैठकें जो होती थी, खड़ी बैठकें जिसमें खड़े होकर थोड़ा सा नृत्य भी करना होता था, और बैठी हुई बैठकें जिसमें केवल बैठकर गाना होता था। यतीन्द्र मिश्र जी ने उसके बारे में बहुत अच्छे से लिखा है। और अयोध्या फैज़ाबाद के राज परिवार में बेगम अख्तर के जो आने का क्रम है उसके बारे में यतीन्द्र मिश्र का लेख जो है उसको ज़रूर पढ़िएगा। अयोध्या रियासत में अख्तरी की महफिलें, वो बहुत खूबसूरत चित्र है। उसका एक अंश मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा जो कि एक कलाकार के स्वाभिमानी होने का परिचायक है। तो बेगम अख्तर का एक वो रूप जिसमें वो तवायफ़ वाले भूमिका में दिखाई देती हैं, फिर वो
रंगमंच पर जाकर नाटक करने लग जाती हैं, नौटंकियों में शामिल हो जाती हैं, नाटक नौटंकी में शामिल हो जाती हैं, फिल्मों में चली जाती हैं और फिल्मों में भी काफ़ी फिल्में करती हैं, सफल रहती हैं और वहाँ से फिर वापस घूमकर फिर शास्त्रीय संगीत पर आ जाती हैं। तो एक कलाकार के रूप में उनकी पूरी यात्रा दिखाई देती है कि वो हर जगह जाती हैं, लेकिन हर जिस भी जगह पर उनको ऐसा लगता है कि इस जगह पर उनके कलाकार का स्वाभिमान टूट रहा है, दरक रहा है, वहाँ वो लौट आती हैं। और ये जो किताब है, ये किताब हर कलाकार को पढ़ना चाहिए। हर कलाकार को इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि ये किताब आपको ये बताती है कि एक कलाकार के लिए स्वाभिमान, आत्मसम्मान कितना ज़रूरी होता है और उसको किस तरह से बचाया जा सकता है, ये भी इस किताब में सीखा जा सकता है। इस किताब में यतीन्द्र मिश्र ने एक सबसे बड़ा काम किया है, वो ये किया है कि इसको केवल किसी के जीवन वृत्त तक के रूप में नहीं लिख दिया है। इसको केवल बेगम अख्तर के जीवन वृत्त के रूप में नहीं लिख दिया है, बल्कि इस किताब के बहाने ये तलाश करने की कोशिश की है कि एक कलाकार बनता कैसे है। ये यतीन्द्र मिश्र की सबसे बड़ी सफलता है। एक कलाकार के बनने के क्रम को जिस तरह से उन्होंने दिखाया है और उन सारे गुणों पर चर्चा की है जिन गुणों से एक कलाकार बनता है, तो इसको आप एक तरह से एक टेक्स्ट बुक के रूप में ले सकते हैं। वो सारे विश्वविद्यालय जहाँ कलाएं सिखाई जाती हैं, वहाँ इस किताब को ज़रूर रख देना चाहिए। और ये किताब इसलिए रख देना चाहिए कि भले ही एक शास्त्रीय गायिका के जीवन वृत्त की किताब है, लेकिन कलाकार सब एक जैसे होते हैं। तो ये सिखा सकता है, ये किताब उनको सिखा सकती है कि कैसे कलाकार बना जाता है। अख्तर मंजिल जो उनका खुद का माँ के और उनके द्वारा बनाया गया लखनऊ में निवास है, और मतीन मंजिल जो उनके पति का निवास है। इश्तियाक अहमद अब्बासी जो खुद नवाब परिवार से हैं, उनसे उनका विवाह होता है और उस विवाह के बाद में कुछ समय के लिए संगीत से भी दूर हो जाती हैं। लेकिन जो इस किताब को पढ़ते हुए जिस मर्यादा और जिस गरिमा की तस्वीर उभरती है बेगम अख्तर की, अगर बेगम अख्तर जीवित होती तो मुझे लगता है कि वो यतीन्द्र मिश्र को गले से लगाकर रो पड़ती। क्योंकि एक जो उर्दू में शब्द होता है गैरत, वो मर्यादा, तहजीब और गरिमा से मिलकर बनकर वो एक शब्द होता है जिसे गैरत कहते हैं। मेरी कहानी को पढ़कर नासिरा शर्मा जी ने मुझे फ़ोन किया था, जो मुस्लिम पृष्ठभूमि की कहानी थी। उन्होंने मुझे कहा था कि पंकज, ये पूरी कहानी पढ़ी, तुमने उस महिला पात्र की गैरत को कितने खूबसूरती से दर्शाया है, बस वही महत्वपूर्ण है। इस किताब में भी वही है। इस किताब को जब आप पढ़ते हैं तो बेगम अख्तर की मर्यादा, बेगम अख्तर की वो गैरत और वो सारी चीज़ें इतनी सजीव होकर आपके सामने आती हैं कि ऐसा लगता है कि एक मूर्ति सी बन रही है आपके सामने। शिवानी जी का आलेख है कोयलिया मत कर पुकार, ये इसका एक हासिल किताब आलेख है। शिवानी जी को पढ़ना, मेरे जैसे लोग जो उनको पढ़ते रहे उनका ये आलेख है। और यतीन्द्र मिश्र का खुद का एक आलेख है अख्तरी नामा, जिंदगी और संगीत सफ़र के अंधेरे उजाले। इसको भी ज़रूर पढ़िए। इसमें जैसे एक इसमें बड़ा अच्छा संस्मरण है। उस संस्मरण से पहले मैं जब मुझे पहली बार बेगम अख्तर को सुनाया गया, इस संस्मरण से जुड़ा हुआ एक वो घटना वाक़या है। यतीन्द्र मिश्र, आप सही कह रहे हैं, उन सब का कर्ज है हम पर जो हम नहीं उतार पाएंगे। आप तो उतार भी रहे हैं, हमारे जैसे लोग तो वो भी नहीं उतार पा रहे हैं। हम सबको बनाया है। मुझे गढ़ने में शायद मुझे कलाकार बनाने में या मुझे साहित्यकार जैसा भी हूँ, अभी तो शायद सीख रहा हूँ, लेकिन जैसा भी हूँ उसमें बेगम अख्तर, लता मंगेशकर, जगजीत सिंह, गुलजार साहब और ऐसे कई सारे लोगों का हाथ है। हम खुद नहीं बन गए हैं। वो कर्जा हमारे माथे पर चढ़ा हुआ है और शायद वो कर्जा हम उतार ही नहीं पाएंगे। आप तो ऐसे कर्जा उतार रहे हैं अपना, आप तो बड़े काम कर रहे हैं कि आप कर्जा उतारते जा रहे हैं। हमने लता जी का कर्जा उतार दिया, बेगम अख्तर का उतार दिया और शायद आने वाले समय में गुलजार साहब का भी कर्जा आप बहुत अच्छे से उतारने वाले हैं। तो आप तो ये कर्जा उतार रहे हैं, हमारे जैसे लोग तो कर्जा चढ़ाए हुए माथे पर और उस कर्जे का भी कर्जा खा रहे हैं।
तो जब मैं जगजीत सिंह को खूब सुनता था, तब मेरे साहित्यिक मित्र थे, लेकिन मुझसे उम्र में बहुत बड़े थे। वो करीब 30-40 साल का अंतर था, और वो वैसे राजनीतिक व्यक्ति थे, लेकिन कविता और संगीत के बड़े रसिया थे। खुद भी बहुत अच्छे गीतकार और कवि थे। और उन्होंने मुझसे कहा कि तुम जगजीत सिंह को सुनते हो, बेगम अख्तर को सुनो। तो मैंने सुना, उन्होंने गज़ल मुझे सुनाई, और उन्होंने कहा, सुदर्शन फ़ाकिर की जो गज़ल बेगम अख्तर की बहुत मकबूल हुई, उन्होंने कहा, जैसे ही वो शेर आया कि हम तो समझे थे कि बरसात में बरसेगी शराब, आई बरसात तो बरसात ने दिल तोड़ दिया। मैंने देखा वो फूट फूट के रो रहे हैं। मैं हैरत में हो गया। उनका नाम नारायण कासट जी था। वो अब तो वो नहीं रहे, वो फूट फूट के रोए। तो मैंने कहा क्या हो गया? कहले ये क्या है, तुम इसे समझ नहीं पा रहे हो। फिर उन्होंने उसको फिर से सुनाया, और तीसरी बार में उस शेर पर मुझे भी आंसू आए। वो कहते थे कि ये जो मुझे इस किताब को पढ़ते हुए याद आया, वो ये कहते थे कि ये बेगम अख्तर की जो आवाज़ फट जाती है एकदम से, कहले ये कलेजे में उतरती है। जैसे ही वो आवाज़ फटी बेगम अख्तर की, और उसके बाद जो वो आगे बढ़ती हैं, तो वो जिसको इसमें पत्ती लगना कहते हैं, वो हमारे यहाँ देसी भाषा में उसको आवाज़ फट जाना कहते थे। तो वो कलेजे में कटार की तरह उतरती है, और जैसे ही वो होता है वैसे ही मैं रो पड़ता हूँ, ये नारायण कासट जी कहते थे। और फिर उन्होंने मुझे दूसरी चीज़ सुनाई, हमरी अटरिया पे आओ सांवरिया, देखा देखी बलम हो जाए। तो वो देखा देखी पर रो पड़ते थे कि नहीं यार, ये क्या प्रयोग है देखा देखी। तो ये बहुत सारे कर्जे हमारे माथे पर चढ़े हुए हैं। उस पत्ती लगने का, जो आवाज़ फटने को लेकर इस किताब में अलग अलग तरीके से क्या डिफाइन किया गया है। जो बेगम अख्तर की सबसे बड़ी विशेषता थी, गाते हुए पत्ती लगना। मैं तो संगीत का बहुत जानकार नहीं हूँ, मुझे नहीं पता कि ये पत्ती लगना क्या होता है। मैं तो अभी तक यही समझता था कि आवाज़ अचानक फट जाती है। और मैंने इससे जुड़ा हुआ एक और घटना मुझे याद आई। शरद जोशी जी का संभवतः, मैं बहुत एकदम याद नहीं कर पा रहा हूँ, बहुत पहले पढ़ा था एक आलेख कि एक बड़े अफसर की पत्नी गायिका हैं, और वो गाती हैं मंच पर, और शरद जोशी बड़े व्यंग्यकार हुए हैं हमारे समय के, और वो लिखते हैं कि वो बेगम अख्तर की तरह गाती हैं, और इसीलिए सारे लोग भाव विभोर होकर सुनते रहते हैं। वो अफसर की बीवी के कारण नहीं सुनते हैं, बल्कि वो तो बेगम अख्तर की तरह गाती हैं। फिर ब्रैकेट में शरद जोशी जी ने लिखा था कि हालांकि बेगम अख्तर की आवाज़ बीच बीच में फटती है, और उनकी आवाज़ पूरी तरह से फटी हुई है। ये कहाँ कहाँ बेगम अख्तर की यात्रा है, देखिए आप। तो उसको लेकर उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब का एक संस्मरण है। खां साहब फरमाते हैं, बेगम अख्तर के गले में एक अजीब कशिश है, जिसको कहते हैं आकार की तान। उसमें आ करने पर उनका गला कुछ फट जाता था, और यही उनकी खूबी थी, मगर शास्त्रीय संगीत में वो दोष माना जाता है। एक बार हमने कहा कि बाई कुछ कहो, जरा कुछ सुनाओ। वे बोली, अम्मा क्या कहें, का सुनाएं। हमने कहा कुछ भी। बेगम गाने लगी, निराला बनरा दीवाना बना दे। एक दफे, दो दफे कहने के बाद जब दीवाना बना दे में उनका गला खिंचा, तो हमने कहा, आहा, यही तो सितम है तेरी आवाज का। वो जो गला दुगुन तिगुन के समय लहरा के मोटा हो जाता था, वही तो कमाल था बेगम अख्तर में। ये कौन कह रहा है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब। मेरे जैसे संगीत के अनाड़ी लोग जब सुनते हैं कि ये बेगम अख्तर की जो आवाज़ बीच बीच में थोड़ी सी मोटी होकर फटती थी, वो सबसे खूबसूरत उनकी गायकी का क्षण होता था। जो बिस्मिल्लाह खां साहब जैसे लोग, उसी की इसमें लिखा है एक जगह कि लोग प्रतीक्षा करते थे कि कब आवाज़ का वो क्षण आएगा, महफिलों में और सब जगह। और जैसे ही वो खटका, पता नहीं सही शब्द है कि नहीं, खटका में नारायण कासट जी से खटका लगना भी कहते थे, जैसे ही वो खटका लगता था वैसे ही जनता वाह वाह कर देती थी। वो उसको लेकर बहुत अच्छे से लिखा है, इसमें अलग अलग लोगों ने लिखा है। मैं कुछ चीज़ें अब बीच बीच में आपको पढ़कर ज़रूर सुनाना चाहूँगा। जैसे कि इसमें जो आलेख हैं
वो आलेख बहुत ज़बरदस्त हैं। ये अख्तरी नामा जो यतीन्द्र मिश्र का ही एक आर्टिकल है, उसमें अगर एक वाक्य या परिभाषा में बेगम अख्तर की तमाम सारी गायकी को व्याख्यायित करना हो तो कहना पड़ेगा उनकी गज़ल गायकी सुर के बड़े अहाते में उस धैर्य भरे विलंबित की आराधना है जिसमें उर्दू या हिंदी का शब्द किसी बंदिश की तरह पूरी संरचना को आलोकित करने का उत्सव रचता है। इसी कारण गालिब, मीर, मोमिन, जिगर, ज़ौक, सौदा, फिराक, फैज़ अहमद फैज़ से उनका रिश्ता बेहद खुशनुमा है। एक गायक, कलाकार और भाषा व अदब के ऐसे हुनरमंदों का मेल इतना जीवंत और सहज बड़ी मुश्किल से नसीब होता है। गजब लिखा है, बहुत बढ़िया लिखा है। जियो यतीन्द्र मिश्र, ये आर्टिकल चूंकि आप ही का है जो मैं पढ़ रहा था। बेगम अख्तर का फिल्मी सफ़र है जिसमें बहुत सारी उनकी फिल्मी सफ़र के बारे में जानकारियाँ। एक और जो बेगम अख्तर का जो के ऊपर जो एक आर्टिकल लिखा है, अयोध्या रियासत में अख्तरी की महफिल, उसमें से एक बड़ा अच्छा संस्मरण सुनाना चाहता हूँ। एक ऐतिहासिक घटना यह हुई कि राजा जगदम्बिका प्रताप नारायण सिंह जी, ये यतीन्द्र मिश्र जी के संभवतः दादाजी हैं, ने लगभग 50-60 एकड़ का एक भूभाग अख्तरी बाई को दे दिया। बहुत दिनों बाद जब वे पूरी तरह फैजाबाद और लखनऊ छोड़कर बाहर जाने लगीं तो वो तत्कालीन नरेश को वही जमीन वापस लौटाने आईं। राजा के तमाम प्रकार से इनकार करने के बावजूद वे इस इसरार के साथ उसे यह कहकर वापस लौटा गईं, बेगम अख्तर को सुनिए अब। हुजूर, आपने मेरी वज़ादारी की, इसके लिए ताउम्र शुक्रगुजार रहूंगी, लेकिन अगर मैं इसे बेचकर जाती हूं तो फैजाबाद की तारीख मुझे मुआफ नहीं करेगी कि एक गाने वाली बाई ने राजा के दिए हुए उपहार का सौदा कर दिया, इसीलिए यह आपके पास ही रहेगा। गजब। ये कलाकार का मान, सम्मान, स्वाभिमान, उसका व्यक्तित्व, उसका चरित्र सब दिखता है इस एक कही हुई बात में। बेगम अख्तर द्वारा लौटाया हुआ भूमि का उतना ही बड़ा रकबा आज भी हमारे परिवार की विरासत का अंग है जो वर्तमान फैजाबाद के मोहतरम नगर इलाके में मौजूद है। एक कलाकार यूं ही नहीं बन जाता। ये सब चीजें बताती हैं कि ये एक कलाकार के बनने की प्रक्रिया कितनी मुश्किल होती है। या डॉक्टर प्रवीण झा के आलेख में जो उन्होंने लिखा है, बेगम अख्तर की आवाज में एक अलग सप्तक में प्रवेश है जो सुगम है और जहां से ऊपर उठकर सुर टूटता है और उस टूटने में ही लुत्फ आता है। इस पत्ती या आवाज टूटने का इंतजार सभी करते और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां भी इस तीव्र स्वर पर तान टूटने की तारीफ करते थे। जैसे वोकल कार्ड ना हुआ, पिनाक हो गया। इस गांठ के खुलते स्वर फिर से नरम हो जाते और गीत का जैसे उदाहरण लें, मेरे हमनफस मेरे हमनवा मुझे दोस्त बन के दगा न दे, यहां आवाज कितनी खुल गई है। तो ये सब चीजें जो हैं, ये सब चीजें प्रवीण झा आगे लिखते हैं कि एक और सवाल जो मेरे जहन में आया कि बेगम की आवाज शरीर के किस अंग से निकलती या कैसे गुजरती थी। यह नासिक ध्वनि है जहां स्वर तालु के पीछे सकरे रास्तों से नाक से गुजरते हैं। इसे लोकगीतों के ऊंचे तानों से न जोड़ा जाए। बेगम की ध्वनि वोकल कार्ड के कम कंपन के बावजूद खूब निकलती है। वो कभी शराब और सिगरेट खूब पीती थीं। हर वक्त एक सिगरेट का पैकेट उनके साथ होता है। एक प्रशंसक ने पूछ लिया, इससे आपके गले पर फर्क नहीं पड़ता? उन्होंने कहा, मैं गले से गाती कहां हूं, मैं गले से गाती कहां हूं। ये बहुत गजब बात है। ऐसी बहुत सारी जानकारियां हैं, बहुत सारी जानकारियां हैं जिसमें जैसे ममता कालिया जी ने जो संस्मरण लिखा है कि एक बार बेगम अख्तर की गाई गजलों के 5 LP का सेट बाजार में आया। रेखी ब्रदर के रेखी साहब ने फोन पर बताया, रविंद्र कालिया जी, रवि पूरा सेट खरीदना चाहते थे। उन दिनों रवि के कई कुर्ते खस्ता हाल थे, उन्हें बचा बचा कर धोना पड़ता था कि कहीं और न फट जाएं। मैंने कहा, रवि पहले 1-2 कुर्ते ले लेते हैं, हर महीने 1 LP खरीद लेंगे। रवि ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, मैं बिना कपड़ों के नंगे बैठकर भी बेगम अख्तर को सुन लूंगा। ये दीवानगी संगीत के प्रति अद्भुत है और इस दीवानगी का ही परिणाम है कि संगीत हमारे जीवन में इस तरह से उपस्थित है। और ये जो सुरीली किताबें बार बार बीच बीच में आती रहती हैं, ये सुरीली किताबें इस बात की तसल्ली देती हैं कि अभी सब कुछ बहुत ख़त्म नहीं हुआ है। जब तक ऐसी सुरीली किताबें आती रहेंगी तब तक सब कुछ ठीक रहेगा और तब तक इंसानियत और मानवता के बचे रहने का भरोसा बना रहेगा।
इसमें बहुत सारे, जैसे लता मंगेशकर का एक संस्मरण है कि उन्होंने रेडियो पर बेगम अख्तर की गज़ल की तारीफ़ की। श्रुति सदोलीकर जो बहुत बड़ी गायिका हैं, उन्होंने लिखा है कि उन्होंने मुझसे पूछा, बेगम अख्तर ने, दिल लगाया है कभी? मैंने कहा नहीं। इस पर वे बोली, कोई बात नहीं, दिल लगाइए, भरपूर दिल लगाइए। दिल ही है, जितना दिल लगाओ टूट जाएगा, जितनी बार लगाओगी उतनी बार दिल टूट जाएगा, जितनी बार टूट जाएगा उतनी बार दर्द पैदा होगा, और जितनी बार दर्द पैदा होगा उतनी बार आपकी आवाज में दर्द आएगा, और वो दर्द ही काम की बात है। वो दर्द ही तुम्हारी आवाज की पुकार होगी, और वो पुकार ही तुम्हारी आवाज की जान होगी। क्या गजब बात कही है बेगम अख्तर ने, और क्या गजब तरीके से उसको संकलित किया गया है इस किताब में। उन्होंने कहा, किसके लिए गाना है? उस दर्द के लिए गाना है। किसके लिए गाना है? उस दर्द के लिए गाना है। इसमें एक जगह बेगम अख्तर ने कहा है, उनसे पूछा गया कि आपकी गज़लें बहुत पसंद की जाती हैं, आपकी गायकी बहुत पसंद की जाती है, तो उन्होंने बड़े अच्छे से जवाब दिया कि इस दुनिया का हर एक इंसान तन्हा है और तन्हाइयों का शिकार है, और मेरी जो गज़लें हैं, जो मैं कुछ गाती हूँ, वो तन्हाइयों के लिए गाती हूँ, इसीलिए मुझे इतना पसंद किया जाता है। सचमुच आप एकांत में बैठकर बेगम अख्तर को सुने तो आपको ऐसा लगता है कि हवा भी ना चले, क्योंकि उससे भी खलल पड़ जाएगा। कौमुदी मुंशी जी का एक संस्मरण है, उसमें कलाकारों के कद का आप अनुमान लगाइए कि कलाकारों के कद क्या होते थे। वो मैं पहली बार लखनऊ में उनसे उनके घर पर मिली तो उन्हें कलकत्ता जाने के लिए हवाई यात्रा पर निकलना था। बमुश्किल आधे घंटे का समय रहा होगा जब उन्होंने मुझसे मिलना उसी समय में ही तय किया और बाकायदा मेरे बारे में जाना और संगीत की तालीम के बारे में पूछा। उन्होंने मुझसे मिलते हुए अपने डाइनिंग रूम में बैठकर एयरपोर्ट पर एयरलाइंस वालों को फोन मिलाया और कहा, मैं बेगम अख्तर बोल रही हूं, आपसे गुजारिश है कि जहाज को 20 मिनट देरी से उड़ाइए, मैं पहुंचती हूं। यह भी उनका गजब का सम्मान था कि इस आत्मविश्वास से वे अपने कद के चलते जहाज को भी 20 मिनट लेट करवा सकती थी। आज के समय में यह संभव नहीं है। शायद हम सबके कद ऐसे नहीं बचे कि हमारे लिए ऐसा हो पाए। इसमें जो दो बहुत महत्वपूर्ण चर्चा हैं वो शांति हीरानंद जी जो उनकी शिष्या रही हैं, इन दोनों चर्चाओं में जो यतीन्द्र मिश्र जी ने जो बात की है, इन दोनों चर्चाओं में ऐसा लगता है कि पूरी तरह से बेगम अख्तर का सब कुछ रीता गांगुली जी से और शांति हीरानंद जी से जो बात करी उसमें बेगम अख्तर का पूरा व्यक्तित्व खोल कर निकाल लिया है। और फिर आचार्य कैलाश चंद्र देव बृहस्पति द्वारा लिया गया बेगम अख्तर का इंटरव्यू बहुत दिलचस्प है। इसको मैं दिलचस्प इसलिए कह रहा हूं कि आचार्य जी ने बड़े बड़े सवाल किए हैं, मतलब 3-3, 4-4 लाइन के जवाब हैं, और बेगम अख्तर ने एक शब्द में, 2 शब्द में और 5-6 शब्दों में उत्तर दे दिया है। जी या दुरुस्त है या बेशक और यकीनन, बिल्कुल बिल्कुल और हाँ, यकीनन हाँ। ये मतलब इसको पढ़कर ये लगता है कि वो एक जो कहा जाता है ना कि एक अच्छा कलाकार कभी अपव्यय नहीं करता, वो किसी भी चीज़ का अपव्यय नहीं करता, तो इसमें शब्दों का भी अपव्यय नहीं है। और सचमुच बहुत अच्छा साक्षात्कार है, और जिन चीज़ों पर उनकी दृढ़ता दिखाई देती है वो साफ दिखाई देती है। और अंत में शुभा मुदगल जी का आलेख, बेगम अख्तर गायकी का पाठ। एक कलाकार दूसरे कलाकार के बारे में कैसे लिख सकता है वो इससे सीखा जा सकता है, इस आलेख से। आदरणीय शुभा मुदगल जी ने जिस तरह से लिखा है वो अद्भुत है। और फिर एक अतिरिक्त उपहार के रूप में बेगम अख्तर के उस समय के एलपी रिकॉर्ड, मेरे घर में भी एलपी रिकॉर्ड प्लेयर था और हमारे यहाँ बेगम अख्तर के रिकॉर्ड्स हुआ करते थे। इसमें जो आखिर में जो उनके रिकॉर्ड्स के फ़ोटो दिए हैं तो वो सारा बचपन का सारा सब कुछ याद आ गया। और ये सारे रिकॉर्ड्स आपने भी देखे होंगे घरों में रखे हुए। और फिर उनके सारे गानों की सूची है, आखिर में सारे कलाकारों का परिचय है और ये सारी जानकारी है। तो आप जो इतनी सारी चर्चा का परिणाम यह है कि ये 395 रुपये की किताब, ये किताब इसलिए ख़रीदी जानी चाहिए क्योंकि हम सबका
जो मैंने बीच में कहा कि हम सब के ऊपर एक कर्ज है, इन सब लोगों का कर्ज है, और इन सब ने हमें बनाने में, हमें गढ़ने में बहुत काम किया है। और हमारा वो कर्ज कैसे उतरेगा हमें नहीं पता। एक कलाकार जब बनता है तो उसके बनने की प्रक्रिया में बहुत सारे लोग शामिल होते हैं। जैसे मैंने कहा बीच में कि मेरे बनने की प्रक्रिया में शायद बेगम अख्तर भी हैं, लता मंगेशकर भी हैं, गुलजार भी हैं, जगजीत सिंह भी हैं, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो इसको खरीद कर आप उस कर्जे को थोड़ा उतार सकते हैं। यतीन्द्र मिश्र के लिए जो मैं बहुत शुरुआत में ही बहुत लंबी भूमिका दे चुका हूँ, लेकिन चूँकि ये कहा गया है कि अब भारत में अभी 5-6 महीने तक, 7 महीने तक गले मिलना, झप्पी पाना बंद रहेगा, लेकिन मैं आभासी झप्पी तो उन्हें दे ही सकता हूँ। और उम्र का पता नहीं, वो बड़े हैं या क्या मैं बड़ा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन पीठ तो ठोकी ही जा सकती है, शाबाशी तो दी ही जा सकती है कि एक कलाकार, एक रचनाकार एक दूसरे कलाकार को किस तरह से याद कर सकता है और उस दूसरे कलाकार का कर्जा किस तरह से उतार सकता है। इस बहुत खूबसूरत किताब को पढ़ते हुए आपको कई तरह की दूसरी अनुभूतियाँ होती हैं। इसको पढ़ते हुए आपको के कानों में संगीत बजता है, इसको पढ़ते हुए आपको सुगंध आती है, कई तरह की सुगंध आती हैं, और इसको पढ़ने का जो विचारों को जो मिलता है वो तो मिलता ही है। बहुत कुछ है इस किताब में। एक रूटीन किताब से हटकर आप जब इस तरह की किताब पढ़ते हैं तो ये किताबें आपको और आपके जीवन को बहुत समृद्ध कर देती हैं, बहुत समृद्ध कर देती हैं। और अगर आपने नहीं देखा है तो सत्यजीत रे की जो फिल्म थी जलसा घर, उस जलसा घर के एक गाने में बेगम अख्तर तानपुरा लेकर बैठी हैं, पीछे एक बड़ा सा कांच लगा हुआ है और वहाँ वो गा रही हैं, भर भर आई मोरी अखियाँ। उसको अभी सुनिएगा। जलसा घर सत्यजीत रे की फिल्म है, उसमें भर भर आई मोरी अखियाँ। इसमें 2 अध्याय हैं उसके ऊपर अलग से, उसी एक गाने में, एक गाने के लिए आई थी वो केवल, और 1958 में राग पीलू में निबद्ध वो रचना है, और केवल एक गाने के लिए आई थी और फिल्मों से नाता तोड़ने के बाद सत्यजीत रे के लिए वापस एक फिल्म में काम किया था। उस गाने को सुनिएगा, उस गाने को सुनिएगा। और अख्तरी ये किताब अगर आपके हाथ में है तो इसे पढ़िएगा, और इसे पढ़ने के बाद में अगर आपको मेरे जैसी आपकी हालत हो जाए तो फ़ोन उठाइएगा, यतीन्द्र मिश्र को लगाइएगा। और जो मेरी तो आदत है कि मैं जब किसी की बहुत किताब पसंद आती है तो जी भर के गालियाँ देता हूँ कि तुमने मेरी रातों की नींद उड़ा दी। तो अगर आपकी भी नींद उड़ जाए तो यतीन्द्र मिश्र को फ़ोन करना और प्यार से बहुत सारी गालियाँ देना कि हमारी नींदें क्यों हराम करते हो, लेकिन कह देना कि ऐसी किताबों का हमें इंतज़ार रहेगा। लता सुरगाता, अख्तरी और अब गुलजार साहब की बारी है, तो हम उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं यतीन्द्र मिश्र कि कब आप उस किताब को हमारे सामने लेकर आते हैं। अगले हफ्ते किताबें करती हैं बातें में 3 और किताबों के साथ हम मिलेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए, अपने परिवार का बहुत ध्यान रखिए और बाहर निकलने से बचिए, और जितना संभव हो सके घर में रहिए। और कुछ कठिन समय है, ये भी बीत जाएगा, जैसे दूसरा समय बीता है वैसे ये भी बीत जाएगा। ठीक है, अवसाद हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो घिर रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम जीतेंगे। और किताबें धीरे धीरे किंडल पर आती जा रही हैं। वाणी प्रकाशन की शायद कई सारी किताबें किंडल पर आ गई हैं, संभवतः ये किताब भी जल्दी किंडल पर आ जाएगी, तो इसे ऑनलाइन पढ़िए। जब तक चीज़ें खरीदने की स्थिति नहीं शुरू होती है तो ऑनलाइन पढ़िए और बहुत सारी किताबों को पढ़िए, शायद वो आपको एक नई ऊर्जा दें। आज विश्व पुस्तक दिवस पर आप सबको बहुत शुभकामनाएं। आप सब जो किताबों के प्रेमी हैं, आप सब जो किताबें लिखते हैं, आप सब जो किताबें पढ़ते हैं, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल से रमज़ान शुरू हो रहा है, तो आप सबको उस पवित्र माह की शुभकामनाएं। एक कठिन समय में रमज़ान का ये महीना आ रहा है, हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियां खड़ी हैं, बहुत सारे तरह की चुनौतियां खड़ी हैं। तो रमज़ान के इस महीने में हमें बहुत सारी चीज़ों से सामना करना है, लेकिन ये पवित्र महीना है तो हमें उम्मीद है कि इस पवित्र महीने में सब कुछ ठीक हो जाएगा और ज़िंदगी फिर से उसी रफ्तार पर आ जाएगी, और हम फिर उसी तरह से बेगम अख्तर को ए मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया सुनते हुए
यतीन्द्र मिश्र की ऐसी कोई किताब हाथ में लिए हुए सुनेंगे। तो विश्व पुस्तक दिवस की शुभकामनाएं, कल से शुरू हो रहे रमज़ान की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब अपना ध्यान रखें। नमस्कार।